मुझे यकीन है कि आज हमारे सुनने वाले आपके यादगार रोल्स पर एक नजर डालना चाहेंगे प्राण साहब, और वो भी आपकी नजरों से। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जोरदार रोल्स आपने अदा किए हैं फिल्मों में। ये बताइए, इन तमाम रोल्स में आपको सबसे ज्यादा कौन से पसंद आए? अमीन साहब, बहुत साल पहले मैंने एक पिक्चर में काम किया था, अदालत। अच्छा अच्छा। जिसमें मरहूम नरगिस जी हीरोइन थी और उसमें विलन का रोल था। उसके बाद हलाकू में रोल किया। जी जी हाँ। हलाकू वाज ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खां। फिर उसके बाद तीसरी पिक्चर राज कपूर साहब की, जिस देश में गंगा बहती है, उसमें भी विलन का और डाकू का रोल। लेकिन इन तीनों रोलों में एक बात अजीब थी, और सब में एक ही बात थी जी, कि वो बहुत ही ग्रेट लवर्स थे तीनों। हलाकू की पिक्चर में जब वो ईरान को फतह कर लेता है जी, और वहां के बादशाह को गिरफ्तार कर लेता है, तो वहां की एक लड़की है जिससे उसको इश्क हो जाता है। तो उसको अपने महल में बुला लेता है और वो डांस कर रही है। तो डांस करते करते उसको मौका मिलता है तो इसका खंजर निकाल के वो हलाकू को मारना चाहती है। तो हलाकू उसका हाथ पकड़ लेता है, खंजर छीन कर उसको मारना चाहता है, लेकिन जब उसकी आंख में आंख डालता है तो नहीं मार सकता, बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट लवर। तो खंजर फेंक के गुस्से में वहां चला जाता है और अपने वजीर से जाकर डायलॉग बोलता है। लड़की का नाम था नीलोफर। तो वो ये नहीं कहता कि नीलोफर ने मुझे मारने की कोशिश की, क्योंकि हलाकू कभी सोच ही नहीं सकता कि औरत उसे मार सकती। तो वहां जाकर वो बहुत ही भिन्नाया हुआ और कहता है, नीलोफर ने बदतमीजी की और हम सजा न दे सके। ईरान की आबो हवा शायद मुगल खून को ठंडा किए देती है। अरे वाह वाह, बहुत खूबसूरत डायलॉग। ये किसने लिखा था प्राण साहब? ये परतो लखनवी, बहुत ही बेहतरीन राइटर है। अच्छा अच्छा। दूसरा अदालत में, उसमें भी लवर ऐसा था कि यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक वो हीरोइन के पीछे। और उसमें एक जगह वो एक संगीत विद्यालय उसने खोली हुई है जी, और उसका वो प्रबंधक है। लेकिन पेशा उसका यही है कि वहाँ नई नई लड़कियों को फंसाना और उनको लेके आना और फिर बड़े आदमियों को सप्लाई करना। लेकिन वहाँ उसको ठेठ हिंदी बोलनी पड़ती थी। अच्छा। और उसका लहजा भी बिल्कुल अलग था। जैसे कि उस पिक्चर की हीरोइन उनके पास आती हैं नौकरी के लिए, वो बहुत ही गरीब औरत है। तो उनसे कहता है, विद्या कहाँ तक पाई है? कहती, पंडित जी मैं बीए का इम्तिहान देकर आई। केवल देवियों के लिए इतनी ही विद्या बहुत होती है, कुछ संगीत से भी लगन है? तो हीरोइन कहती है, पंडित जी मैं 7 साल से संगीत सीख रही हूँ। 7 साल सीखा हुआ संगीत मनुष्य तो राग शास्त्र लिख सकता है। आपसे एक विनती करूं देवी जी। वो कहती, पंडित जी हुक्म कीजिए। मैं तो केवल विनती ही कर सकता हूँ, क्या आप हमारी संगीत विद्यालय में देवियों को संगीत सिखाने की पदवी स्वीकार करेंगी? कहती, पंडित जी मैं आपका मतलब नहीं समझी। बड़ी सरल सी बात कही है मैंने, अर्थात ये कि आप लड़कियों को गाना सिखाएंगी। कहती जी, पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए आपकी सेवा में क्या अर्पण करना होगा? कहती, पंडित जी मैं समझी नहीं। बड़ी सरल सी बात कही है मैंने, अर्थात ये कि आप तनख्वाह क्या लेंगी? कहती, पंडित जी ये तो आपको ही बताना होगा। मैं जानता हूं कि संगीत सिखाना कितना कठिन कार्य है। केवल इस कठिन कार्य के लिए हमारे सभापति ने 500 रुपए। तो लड़की घबरा जाती कि 500 महीने के तो मिल नहीं सकते और साल के बहुत कम है। कहती, पंडित जी 500 रुपए साल के? कहते, नहीं देवी जी, हर पूर्णमासी के पूर्णमासी 500 रुपए। अब देखिए ये राजेंद्र कृष्ण के डायलॉग हैं कि हर पूर्णमासी के, विलन का कैरेक्टर इसमें निकल आता है। तो कहती, पंडित जी आपका धन्यवाद। वो जाने लगती है। जा कहाँ रही हो देवी जी? पंडित जी अपने घर जा रही हूँ। पंडित केदारनाथ के घर से खाली हाथ कोई नहीं जाता। तो एक 100 का नोट निकाल के उसको देता है। कहती, पंडित जी ये क्या है? कहता, पूजा के फूल तो नहीं है, केवल ये हरी पत्ती। कहती, पंडित जी मैं समझी नहीं। बड़ी सरल सी बात कही है मैंने, अर्थात ये कि ये पेश की रुपया है, जिसे फरंगियों की भाषा में एडवांस कहते हैं। अरविंद साहब इस कैरेक्टर को एंड तक, वो बुढ़ा हो गया लेकिन उसी के इश्क में, उसी के पीछे, उसको वो बाजार में ले जाता है, वहां कोठे पे बिठा देता है, सब कुछ करता है।
और एंड में डेथ भी उसी के हाथ से होती है। बट ही वॉज ए ग्रेट लवर बीइंग ए विलन। जिस देश में गंगा बहती उसमें भी वो दूसरी लड़की उसके ऊपर मरती है, अपने आप को उसके ऊपर फेंकती है, वो नहीं परवाह करता, वो एक ही लड़की के पीछे एंड तक। और एंड में जबकि वो हीरो को मार सकता है, बंदूक उठाता है, तो सामने वो लड़की आ जाती है, तो वो मार नहीं सकता, बंदूक नीचे कर देता है और पुलिस आके उसको अरेस्ट कर लेती है। ये वॉज सच ए ग्रेट लवर। लेकिन उसमें भी बोलने का तरीका बिल्कुल अलग था मीन साहब। हमारे यहाँ जितने भी डाकू बनते हैं ना, वो बहुत लाउड करते हैं, लेकिन ये आदमी को इतना लो रखा था कि वो बात करता था और उसका एक कमीज थी जिसके बटन बंद रहते थे, उसमें उसकी उंगली चलती रहती थी। अच्छा अच्छा। और वो डायलॉग किस तरह बोलता था, मैं फिर कहता हूँ सरदार, ये पुलिस का आदमी है। इस लहजे में वो बात करता था। लेकिन प्राण साहब, अभी आपने फरमाया कि उसकी वो कमीज थी, वो उसका बटन बंद रहता था और उसकी उंगली चला करती थी कॉलर में। ये लोगों ने देखा तो सही फिल्म में, लेकिन ये क्यों उंगली चला करती थी कॉलर में, इसका कुछ मतलब नहीं समझ में आया। अमीन साहब, बात यह है कि हम जब भी कोई कैरेक्टर करते हैं जी, तो उसमें कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, कुछ मैनरिज्म रख लें या कुछ अपना बोलने का अंदाज अलग कर लें या चलने का अंदाज अलग कर लें, लेकिन उसकी कोई वजह होनी चाहिए कि ये तो हो नहीं सकता कि आप बादशाह का रोल कर रहे हो और आपके जो मैनरिज्म हो वो एक मजदूर के हो। तो अब डाकू जो है वो कितना ही बहादुर हो, कुछ भी हो, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो हमेशा यही रहता है, उसको सपना भी आएगा तो यही आएगा कि एक दिन उसे फांसी लग जाएगी या उसकी गर्दन कट जाएगी। तो इसलिए जब भी वो बात करता था तो दोनों उंगलियां उसके गर्दन से लेके फिरती रहती थी। क्या बात कि एक न एक दिन तो उसको फांसी लगनी है। या जब उसको किसी बात का जवाब नहीं आता था तो गर्दन पे उसकी उंगली रहती थी और ये इस तरह चलती रहती थी जैसे कि उसकी गर्दन कट जाएगी। तो ये इसलिए किया गया था। अमीन साहब, मैं और मनोज कुमार जी पिक्चर दो बदन में काम कर रहे थे। तो उसमें मेरा विलन का रोल था, लेकिन वो भी विलन का रोल ऐसा ही था कि वो बहुत ही बड़ा लवर है। तो काम करते करते मनोज साहब से मुलाकात होती रही। उसके बाद एक पिक्चर शहीद बनी, तो मनोज साहब ने मुझे वो रोल सुनाया और कहने लगे, भाई ये रोल तुम्हारे लिए मैंने लिखा है। मैंने कहा ठीक है। प्रोड्यूसर मेरे पास आया तो वो पैसे की बात जमी नहीं, क्योंकि छोटी पिक्चर थी, तो मैंने ना कर दिया। अरे तो उन्हीं दिनों में शूटिंग चल रही थी दो बदन की। तो मनोज साहब कहने लगे कि भाई प्राण साहब, आपने उस पिक्चर का ना कर दिया है। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे फिर मैं पिक्चर तो वो बनेगी, लेकिन उसमें मैं वो रोल काट दूंगा। तो मैंने कहा नहीं मनोज, अब मैं करूंगा। अच्छा। जहां पर कि एक आदमी ये कह दे कि साहब अगर मैंने रोल आपके लिए लिखा है और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं उस पिक्चर से रोल निकाल दूंगा, तो ये बहुत बड़ा ऑनर है किसी आदमी के लिए। तो मैंने उसमें हाँ कर दी। अच्छा। और वो जैसे आप सबको मालूम ही है कि उस पिक्चर में 5 या 6 सीन थे, लेकिन जिस प्यार से वो मनोज साहब ने लिखे और जिस प्यार से मैंने उसको किया है, वो अभी तक मेरा ख्याल है कि हमारे देखने वालों को याद हो। बिल्कुल याद है साहब, बहुत। उसके बाद उपकार का मलंग का रोल उन्होंने मुझे दिया, तो उससे बेहतरीन रोल तो मिलना ही मुश्किल है। यानी वो तो एक लिखा गया रोल है ना, एक कैरेक्टर के लिए। शुरू से ही सिंपैथीज हैं उसके साथ, लेकिन आदमी मलंग है। जैसे कि होते हैं कि वो जो गाली देने वाले जो होते हैं कि बात करेगा क्रूडली, लेकिन भला हर एक का करेगा, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। तो जब वो पिक्चर बन रही थी तो उसमें एक गाना था, तो कल्याण जी आनंद जी उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो मनोज साहब ने मुझसे कहा कि भाई किसी तरह से किशोर को राजी करो इस गाने के लिए। तो किशोर को टेलीफोन वेलीफोन किए, लेकिन वो टाल गया, क्योंकि उस वक्त उसने सोचा कि मेरा गाना गाया हुआ और ये विलन प्राण गाए तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कल्याण जी का भी यही आइडिया था, कल्याण जी आनंद जी का, कि भाई आप मेरा ये इतना अच्छा गाना, इतनी अच्छी ट्यून, सारा कुछ आप मेरा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लेकिन जब वो गाना पिक्चराइज हो गया और उसके बाद उन्होंने जब ट्रायल देखा, तो सबसे पहले मुझे कल्याण जी आनंद जी का टेलीफोन आया और कहने लगे, प्राण साहब हमारे गाने सबने गाए हैं, लेकिन वो मुंह से गाते हैं, आपने गले से गाया है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने ये किया।
और वो गाना भी। लेकिन मैं जब वो गाना गा रहा था तो इस कदर परेशान था। क्यों? क्योंकि मैं गाना गाने में बहुत नर्वस हूँ। इसलिए मैंने हीरो का रोल छोड़ दिया था खानदान के बाद कि ये अपने से गाने जो हैं वो पेड़ों के पीछे चक्कर काट के हीरोइन के वो नहीं गाए जाते। लेकिन ये गाना डिफरेंट था। लेकिन फिर भी मैं मनोज से कहता था, मैं इतना नर्वस था कि फुल लाउड स्पीकर चलाओ और तुम मेरे सामने खड़े होके मेरे साथ गाओ। और इस तरह से ये गाना पिक्चराइज किया गया था। अरे वाह। लेकिन उसके बाद कुछ वही मेरे लॉर्ड कृष्णा की मुरली वाले की मेहरबानी रही कि सब पिक्चरों में गाने जबरदस्ती डाले गए जहां जरूरत नहीं भी हो, लेकिन वो हिट होते चले गए। हाँ, मगर वो आप जो जिक्र कर रहे थे कि आपने लाउड स्पीकर पास रखकर वो गाना गाया, लिप मूवमेंट दी, वाकई अब जब सोचता हूँ मैं उस गाने के बारे में तो मुझे याद आ जाता है वो सीन जबकि आपने गाया था वो गाना। और वाकई यूं लगता था कि न सिर्फ आपके गले से बल्कि आपके दिल से वो गाना उभर कर निकलता है। देखिए जो उसमें अमीन साहब बात क्या थी, एक तो सिचुएशन बहुत ग्रेट थी, गाने की ट्यून बहुत अच्छी थी, वर्डिंग बहुत अच्छी थी और गाया हुआ बहुत अच्छा था। अब वर्डिंग आप सोचिए ना कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या गाना था सर। अमीन साहब इस पिक्चर के गाने ही नहीं, आप मनोज कुमार के डायलॉग भी सुनिए, एक एक डायलॉग। देखिए एक नई चीज है कि एक जगह यहाँ के दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा है और बड़ा भाई तो बहुत ही नोबल आदमी था, छोटा विलनेश है प्रेम चोपड़ा साहब। तो जब झगड़ा हो रहा है तो मलंग वहां पहुंच जाता है, जो कि हमेशा मनोज को समझाता रहा है। तो उसमें वो एक डायलॉग बोलता है कि पगले पहले तू अपनी सोच, अरे राम ने हर युग में जन्म लिया है लेकिन लक्ष्मण दोबारा पैदा नहीं हुआ। ये छोटे भाई के लिए बोल रहा है कि राम तो हर युग में पैदा हुआ है लेकिन ऐसा भाई कहाँ। तो भाइयों की चोट के ऊपर उसने बात की। और इसी रामायण के ऊपर एक बात याद आई, मैंने पहले जिक्र किया था पिक्चर खानदान का। तो अमीन साहब उसमें राजेंद्र कृष्ण का डायलॉग है, वो भी रामायण के ऊपर है। मेरा उसमें विलन का रोल था, तो सुनील साहब और दूसरा उनका छोटा भाई। तो छोटे भाई को मैंने बड़े भाई से झगड़ा करवा दिया और हम लोग एक गार्डन में बैठे हुए पिकनिक कर रहे हैं। तो वहां पे सुनील साहब आ जाते हैं हीरो पिक्चर के, और वो अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं कि तू ये क्यों झगड़ा करके आया, ये नहीं होना चाहिए, ये वो। तो मैं कुछ बीच में बोल पड़ता हूँ, तो कहते हैं तुम चुप रहो, हम रामायण पढ़ने वाले लोग हैं जहां भाई भाई के लिए जान देता है। तो विलन बोलता है बरखुरदार कौन सी रामायण पढ़ी है आपने, हमारी रामायण में तो ये लिखा है कि बाली को उसके सगे भाई सग्रीव ने और रावण को उसके सगे भाई भीषण ने मरवा दिया था। बताइए ये थॉट आज तक कोई नहीं लाया। बहुत खूब। ये राजेंद्र कृष्ण जी का है। प्राण साहब ये दिल फेंक अय्याश डाकुओं के अलावा भी एक बड़ा निराला बड़ा हसीन रंग आपने अपनी अदाकारी में मिला लिया था। कुछ रोल्स आपने ऐसे किए बहुत सारी फिल्मों में जिनमें कुछ कॉमेडी मिली हुई थी, यानी विलन पने और कॉमेडी को मिलाकर आपने एक कुछ नई चीज पैदा कर दी थी। उस कॉमेडी नुमा विलन पने के बारे में कुछ बताइए। अमीन साहब बात यह है कि मरता क्या ना करता। अरे वैसे देखिए ना कि कहते हैं हमारे यहाँ के नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो बात ये थी कि विलन्स के रोल करते करते मैं तंग आ गया था, बिल्कुल बोर हो गया था। अच्छा। तो मैंने कहा जब मैं बोर हो गया हूं तो पब्लिक भी बोर हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि उसमें थोड़ा थोड़ा कॉमेडी का रंग डालिए। और सबसे जो पहली पिक्चर थी वो थी कश्मीर की कली। और उसमें दो चार लाइनें इतनी फेमस हो गई थी, तो उसमें खाली किया ये था कि एक पहाड़ी कैरेक्टर कर लिया था उसको, और वो सा को शाह बोलता था और शाह को सा। तो हीरोइन जो थी वो उसके साथ वो उसके पीछे पड़ा हुआ था इश्क में। तो उसका नाम चंपा था। तो वो जब भी बोलता था और वो उसको टाल के चली जाती थी तो कहता था ठीक है चंपा, कभी तो अपना भी समय आएगा। तो हंसता भी ऐसे ही था। लेकिन इसमें डबल किया था। हमारे यहाँ पहाड़ी रोल में क्या होता है कि सा को शाह बोलते हैं, इसमें सा को शाह बोला था और शाह को सा, वो डिफिकल्ट हो जाता है। कि जैसे कि शंपा अगर शादी करेगी तो मेरे साथ, किसी दूसरे के साथ नहीं। अब शादी को शादी बोलना पड़ता है।
अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त कॉमेडी फिल्म आई थी आपकी अशोक कुमार के साथ, विक्टोरिया 203। आप उस पिक्चर का तो नाम ही नहीं लीजिए, क्योंकि ऐसी पिक्चर तो मेरा ख्याल है ऐसी कॉमेडी क्राइम पिक्चर इंडिया में दोबारा नहीं बन सकती। अच्छा। अगर मैं और अशोक कुमार जी दोनों दादा मुनि, हम्म। मैं तो अशोक कुमार मालूम नहीं क्यों मुंह से निकल गया, अगर हम भी चाहें तो फिर नहीं बन सकती वो, क्योंकि ये एक पिक्चरें ऐसी होती हैं जो कुछ बन जाती। और उसकी वजह यही थी कि सारी चीज जो थी वो सेट के ऊपर की जाती थी, दादा मुनि और मैं। अच्छा। और उसमें आप एक चीज देखेंगे, उस पिक्चर में एक नया कमाल ये था कि अभी तक दो आदमियों में फ्रेंडशिप होती है, लेकिन उसमें टेलीपैथी दिखाई गई थी कि दादा मुनि डायलॉग शुरू करते थे तो मैं खत्म करता था, मैं शुरू करता था तो वो खत्म करते थे, तो यहां तक उन दोनों की दोस्ती दिखाई गई थी। अच्छा प्राण साहब, अब गुस्ताखी माफ, एक जिक्र करने को जी चाह रहा है, वो है आपके एक इश्क का जिक्र। चौंकी मत, ये और कोई इश्क नहीं है, ये आपकी शायरी है। शायरी से आपको हमेशा दिलचस्पी रही है। हालांकि कभी दीवान किसी का आपके हाथ में देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि और महसूस भी किया है कि न जाने कितने हजारों अशार आपको याद हैं, न जाने कितने दीवान आपके दिल में बसे हुए हैं। तो ये बताइए प्राण साहब कि आपके महबूब शोरा कौन हैं? उनका कुछ कलाम अगर आप सुनाना चाहें हमारे सुनने वालों को तो ज़रूर सुनाएं, बड़ा मज़ा आएगा सबको। और आपकी मतलब शायरी का जो शौक़ है उसे देखते हुए मैंने अपने दो साथियों को भी कहा है कि जब मैं इस चीज़ के बारे में, आपकी शायरी के बारे में, शायरी के बारे में जो दिलचस्पी है आपकी, उसके बारे में जिक्र करूं तो ज़रा माइक्रोफोन के पास आ जाएं, ताकि दाद अगर दें तो उनकी आवाज़ें भी शामिल हो जाएं दाद में। वैसे ये है कि शेर जो भी मैंने सुना हो अच्छा जी, वो कभी भूला नहीं। अच्छा। और कमज़ोर शेर जो पिक्चरों में भी बोलना पड़ता है वो 50 दफा पढ़ने के बाद भी नहीं बोला जाता। अच्छा। वैसे जब शायरी का जिक्र आया है तो सबसे पहले मीर तकी मीर साहब का तो नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी शायर आज तक ऐसा नहीं हुआ हिंदुस्तान में जिन्होंने कि उनकी तारीफ में 2 या 3 शेर नहीं कहे हों। यहाँ तक कि गालिब साहब ने भी कहा है कि कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर साहब की खूबी यही थी कि उनमें सादगी बड़ी थी। जी। जैसे कि फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आप ही से जुदा कर चले। जबी सजदा करते ही करते गई, हके बंदगी हम अदा कर चले। और परस्तिश की यहाँ तक के ऐ बुत तुझे, नजर में सबों की खुद